जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट से मैं डॉक्टर भास्कर सिंह रोवंशी। आज हम लोग ग्रेविटेशन का अगला लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर 2, जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हमने पहले किए तो उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो आज का क्वेश्चन है कि when two masses having their charge q are kept r distance apart, जब दो स्मॉल m द्रव्यमान के कण आवेशित कण एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों और उनके बीच कोई बल ना लग रहा हो and they experience zero force, then what will be the ratio of q by m? तो q by m का अनुपात क्या होगा जब उनके बीच में कोई बल ना लग रहा हो? q by m का अनुपात बताना है whenever there is no force between them। ठीक है जी, ऐसा हमको दिया है। तो देखिएगा, q by m से पूछा है, एक दूसरे से r दूरी पर है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स क्या है? वैसे F इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल्स टू F कौन सा होगा? ग्रेविटेशन। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हो जाए तो क्या होगा? देखो, चार्जेस के बीच में लगेगा रिपल्सन फोर्स, मासेस के बीच में लगेगा अट्रैक्शन फोर्स। अगर दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, इक्वल हो जाए, अपोजिट तो वैसे भी हैं, एक अट्रैक्शन वाला है, एक रिपल्सन वाला है। अगर ये इक्वल और हो जाए तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो हम इनकी वैल्यू लिख रहे हैं 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² इक्वल्स टू G m1 m2 बटा r² से r² गया, तो ये इसको इधर ले जाओ, इसको m को इधर ले जाओ, तो q इंटू q² अपॉन में m² इक्वल्स टू 4πε0 g। तो q अपॉन m कितना आ गया? √of 4πε0 g। ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। और इस q बाय m को बोलते हैं विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है जी, ये आ जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगला क्वेश्चन आपको दे दिया, मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। 2 electrons are 10 centimeter apart. Then find out the ratio of electrostatic force and gravitational force. तो आप इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात याद कीजिए। What will be the ratio of electric force and gravitational force between them? दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इनके बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, इनका रेशियो निकालेंगे तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा K Q1 Q2 बटा r² डिवाइडेड बाय F ग्रेविटेशनल G m1 m2 बटा r²। तो अगर इसमें वैल्यू रखें, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बटा F ग्रेविटेशनल निकालना है, तो K की वैल्यू थी 9 × 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय r कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻² का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स 6.67 × 10⁻11। मास कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg, 9.1 × 10⁻31 kg डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। तो ये तो इससे गया। अब पावर देख लीजिए कितनी है? 19 से 9 गए, कितने बचे? 10 बचे, 29 बचे माइनस में। तो एफ ई बटा एफ एम में देखा जाए, सॉरी एफ ग्रेविटेशनल, तो ऊपर बचा कितना? 29, 10⁻⁻29 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 31 62 होते हैं। 62 और 11 कितने हो जाएंगे? 62 और 11 हो जाएंगे 73, 10⁻⁻73 इंटू 6.67 इंटू 9.1 इंटू 9.1। और 9.1 से 9 को काट देते हैं, अप्रोक्सीमेट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी, -73 ऊपर जाएंगे, -73 ऊपर गए तो कितने बचेंगे? 73 ऊपर जाएंगे तो कितने बचेंगे? कितना बचेगा? 10⁻, ये ऊपर जाएंगे 10⁻⁻29 इंटू 10⁻+73 इंटू 1.6 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 9.1। 73 से 29 गए, कितने बचे?
10⁴, तो 10⁴ आ गए इंटू 1.6 इंटू 1.6 अपॉन में 6.67 इंटू 9.1। ठीक है जी। तो अगर देखा जाए 1.6 इंटू 1.6 कितना होगा, ये हो जाएगा 2.56। 10⁴ इंटू 2.56 डिवाइडेड बाई 6.67 इंटू 9.1। ठीक है जी। 2 से गया 3 बार। ठीक है जी। तो अप्रोक्सीमेट देखें तो एक पावर और चली जाएगी, यहाँ से चली जाएगी। ठीक है जी। और अप्रोक्सीमेट में देखें तो 10⁻43 के आसपास आएगा, 10⁻43 या 42 भी ले सकते हैं, जैसा ऑप्शन में दिया हो। तो +43 आ गया, उल्टा करेंगे तो कितना आएगा, -43 10⁻। ठीक है जी। इस तरह से इनका पूछते हैं। कई बार प्रोटॉन के लिए भी पूछ लेते हैं, प्रोटॉन के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिएगा ऐसे ही। ठीक है जी। टेंशन नहीं लेना, जो दिया है वो निकालना है आपको, तो बस जो पूछ लिया वो निकालिए, टेंशन खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एक वैरायटी है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पूछी जाती है और ग्रेविटेशन में भी पूछी जाती है। क्वेश्चन है, एक कैपिटल एम मास का पार्टिकल जो है इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है, इनके बीच लगने, इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम हो। एक कैपिटल एम मास पार्टिकल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स in such a way that the force, gravitational force between them becomes maximum। ठीक है जी। कि इनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल अधिकतम हो। तो स्मॉल एम और कैपिटल एम का रेशियो क्या होगा, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम। तो देखिएगा, इसको मान लिया हमने डिवाइड किया स्मॉल एम, दूसरा पार्ट क्या बचा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। सीधी सी बात है, मान लिया हमारे पास कोई वस्तु है 100 है, 100 में से 20 इधर गया तो कितना बचेगा, 100 माइनस 20। तो इसमें से इसको घटाएंगे, m माइनस एम कर दिया, ये हो गया। एंड दे आर डिस्टेंस अपार्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, जी एम इंटू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया, जी बटा आर स्क्वायर, इधर हो जाएगा अंदर एम एम माइनस एम स्क्वायर। ठीक है जी। फॉर मैक्सिमम फोर्स, अधिकतम बल के लिए, अधिकतम बल के लिए क्या होगा, डी एफ बटा डी एम शुड बी इक्वल्स टू 0। तो डी वाई डी एम यानी कि ये हो जाएगा जी बटा आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये 0 हो गया। ठीक है। तो अगर देखें तो ये कॉन्स्टेंट इस साइड जाएगा, 0 हो जाएंगे, एम एम का हो जाएगा, कैपिटल एम आएगा डिफरेंशिएशन -2m इक्वल्स टू 0। तो कैपिटल एम इक्वल्स टू 2m। सो हमसे रेशियो काय का पूछा है, या तो कैपिटल एम बटा स्मॉल एम पूछा हो या स्मॉल एम बटा कैपिटल एम पूछा। तो स्मॉल एम बटा कैपिटल एम पूछा है अगर, तो हो जाएगा 1:2, और कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम पूछा है तो हो जाएगा 2:1। ये हमारा आंसर आएगा। ये कई सारे एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं, बायो वाले बच्चे कई बार डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, उनके लिए सीधा सा एक डायरेक्ट ट्रिक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और मैक्सिमम फोर्स, इनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, तो आप तो क्या करिए, जो डिवाइड किया है ना मास को, उसको कर दीजिए सीधा सा बराबर कर दीजिए, स्मॉल एम बराबर कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम कर दीजिए। स्मॉल एम को इधर ले, ये 2m हो गया बराबर कैपिटल एम। तो स्मॉल एम बटा कैपिटल एम कितना आएगा, 1:2, और कैपिटल एम पर स्मॉल एम कितना आएगा, 2:1। तो बस सिंपल है कि जो दिया है उसको बराबर कर दीजिए। ऐसे हम चार्ज के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, और मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज, उसमें भी ऐसे बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप ऐसे शॉर्ट में इसको कर सकते हैं सॉल्व, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है जी, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगली वैरायटी है इस पर ही। Two similar mass particles are moving in a circular path of radius small r in such a way that their angular velocities, the angular speed is same. Then what is the speed of each particle? दो समान द्रव्यमान के कण स्मॉल एम एक r त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूम रहे हैं, और इनका कोणीय चाल समान है। इनकी कोणीय चाल क्या है, समान है। तो प्रत्येक कण का जो है रेखीय चाल कितनी होगी, प्रत्येक कण की रेखीय चाल कितनी होगी, हमको बताना है। तो देखिएगा, जब भी ऐसा है
जब भी कोई चीज़ आपसे पूछी जाए, कोई भी मास दिया है, चार्ज दिया है, कुछ भी दिया, तो आपको एक सिंपल सा फंडा लगाना है। सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी फोर्स लगा है F नेचुरल इक्वल्स टू F सेंट्रीपिटल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूमेगी, whenever an object is moving round and round, then round and round फोर्स के मतलब घूमने के लिए क्या चाहिए, राउंड एंड राउंड मोशन के लिए जब वो सर्कुलर पाथ पर मोशन करे, वृत्तीय पथ पर गति करे, तो उसके लिए होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी गोल गोल घूमे तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो आएगा ही आएगा। तो अभी केंद्रीय बल आ गया, ठीक है जी। और वो किसके बराबर होना चाहिए, नेचुरल फोर्स जो इनके बीच में है। तो इनके बीच में नेचुरल फोर्स क्या है, दो मास के बीच में ऑलवेज क्या लगता है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो देखिएगा एफ नेचुरल क्या है, GM बटा डिस्टेंस दोनों की, आर रेडियस है तो ये कितना हो जाएगा, डायमीटर 2r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर बटा r, ठीक है जी। एक m से एक m कैंसिल हो गया, सो GM इक्वल्स अपॉन 4r स्क्वायर इक्वल्स टू, सॉरी 4 r स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर बटा r, एक r से एक r कैंसिल, तो v इक्वल्स हो गया अंडर रूट GM बटा 4r, तो v इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट GM बटा r। तो इस तरीके से हम किसी भी फोर्स को इसके काउंटर बैलेंस कर सकते हैं जब भी ऐसा दिए, जो भी कंडीशन दी हो, और हमारा आंसर निकल सकता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर बेस्ड, गुरुत्वाकर्षण जो नियम था, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम था, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। अब आइए अगली चीज देखते हैं, वेट, वजन, भार, वजन, भार, किसी वस्तु का भार क्या होता है, ठीक है जी। व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो भार की बात की जाए तो भार होता है, क्या होता है देखिएगा। पहले मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखी हुई है, ये m मास की ऑब्जेक्ट है, अर्थ सरफेस पर रखी है, ये अर्थ है, उसका मास कैपिटल M है, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है जी। दोनों के सेंटर मास की डिस्टेंस ऑलमोस्ट r है, ठीक है। तो हमने देखा जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम अर्थ सरफेस पर रखते हैं तो अर्थ जो है उसको अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है। पृथ्वी जो है, जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर रखते हैं, पृथ्वी सतह पर, तो पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, ठीक है जी। तो ये अपने केंद्र की ओर आकर्षित करेगी। तो हम बल की परिभाषा या भार की परिभाषा किस तरह से दे सकते हैं, पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल, जो किधर होता है, केंद्र की ओर, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर केंद्र की ओर लगाया गया आकर्षण बल क्या कहलाता है, उस वस्तु का भार कहलाता है। The force by which earth attracts any object towards its center, वह बल जिससे कोई जो है पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, क्या कहलाता है, उसका भार कहलाता है। क्या कहते हैं, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का भार। देखिएगा पृथ्वी इसको अपने केंद्र की ओर आकर्षित कर रही है, तो F इक्वल्स टू G कैपिटल M स्मॉल m बटा r स्क्वायर हो गया बल। इसमें जो GM बटा r स्क्वायर होता है, ये इसे बोलते हैं स्मॉल g। इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल g होता है G कैपिटल M बटा कैपिटल R स्क्वायर। इसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल g, ठीक है जी। कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, तो स्मॉल g जो है किस पर डिपेंड करता है, GM बटा R स्क्वायर। तो हम F बराबर लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू W। हम देख सकते हैं वेट क्या हो गया, वेट W इक्वल्स हो गया mg इक्वल्स टू F, यानी कि हमारा भार क्या होता है वस्तु का, m इंटू जी। स्मॉल जी क्या है, GM बटा R स्क्वायर, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, स्मॉल जी की वैल्यू क्या क्या होती है। जैसे स्मॉल जी की वैल्यू देखी जाए ऑन अर्थ सरफेस, इसकी वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं, अर्थ सरफेस पर होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, गुरुत्वीय त्वरण है, इसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, SI पद्धति में। CGS में होती है इसकी वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको राउंड ऑफ में लेते हैं 10, इसको राउंड ऑफ में लेते हैं 1000, ठीक है ना, 1000 लेते हैं, उसको कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। और FPS सिस्टम इसकी होती है 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी, याद रखिएगा, इनकी वैल्यू, जी की वैल्यू याद रखिएगा। मून सरफेस पर इसकी वैल्यू कितनी होती है,
मून सरफेस पर g एट मून इक्वल्स होता है g अर्थ अपॉन 6, 1/6 टाइम होता है अर्थ का, कहाँ पर, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। ठीक है जी, ये याद रखिएगा। चलिए ये वैल्यू हम बाद में यूज करेंगे। फिलहाल देखते हैं वेट को, देखते हैं W, वेट की यूनिट क्या हो गई, फोर्स है तो वेट की यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ वेट, भार की इकाई हो जाएगी क्या, न्यूटन, कैपिटल एन। ये इसकी ऐसा यूनिट है। सीजीएस में क्या होगी, डाइन, ठीक है ना, कैपिटल डी, डाइन। ये ऐसा यूनिट है, ये सीजीएस यूनिट है वेट की। एक और यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट जो होती है, बेसिकली नॉर्मली हम इसमें लिखते हैं, एक ग्रेविटेशनल यूनिट भी होती है वेट की या फोर्स की, उसे बोलते हैं हम लोग किलोग्राम वेट या किलोग्राम फोर्स। इधर होगी सीजीएस में ग्राम वेट और ग्राम फोर्स। ठीक है जी, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो देखिएगा 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन, ये इनका रिलेशन रहेगा, 1 kg वेट इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। तो अगर देखा जाए तो हमारा W जो है, W इक्वल्स टू क्या हो गया, m इंटू जी, ये वेट। अब m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉल m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वो कभी नहीं बदलता, चाहे कहीं पर भी ले जाइए। इफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास समथिंग मास देन इट विल नेवर चेंज इफ यू ब्रिंग इट एट एनी प्लेस। अगर आप इसे किसी भी प्लेस पर ले जाएं तो भी इसका मान नहीं बदलेगा, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। क्लियर है, तो मास रिमेन्स अनचेंज। तो वेट काहे से चेंज होगा, g से। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल g, यानी कि वेट जो होगा ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली डिपेंड करेगा गुरुत्वीय त्वरण पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल g पर। ठीक है जी, क्योंकि ये वैल्यू चेंज होती रहती है अलग अलग जगह पर, इसलिए हमारा वेट भी चेंज होगा, लेकिन मास रिमेन्स अनचेंज। कहीं पर ले जाएं, चंद्रमा पर ले जाएं या स्पेस में कहीं ले जाएं, तो हम कहेंगे कि मास जो है रिमेन्स अनचेंज, द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा, ये याद रखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वेट के बारे में हम लोग पढ़ा, W प्रोपोर्शनल टू G हो गया। सो वी कैन से दैट W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू G1 बटा G2। ठीक है जी, W1 अपॉन W2 इक्वल्स होता है G1 बटा G2। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अलग अलग प्लेसेस पर वेट कितना होगा किसी ऑब्जेक्ट का। जैसे बोल दिया, एक व्यक्ति का पृथ्वी सतह पर भार 720 न्यूटन है, वेट ऑफ ए पर्सन ऑन अर्थ सरफेस इज 720 न्यूटन। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति का पृथ्वी सतह पर भार कितना है, 720 न्यूटन है। ए पर्सन हैविंग इट्स भार है, मास नहीं, भार है, कितना है, 720 न्यूटन है। पर्सन हैविंग इट्स वेट ऑन अर्थ सरफेस इज 720 न्यूटन, देन व्हाट विल बी इट्स वेट एट मून सरफेस। तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार कितना होगा, ये हमसे पूछा जाएगा। चंद्रमा की सतह पर कितना भार होगा, पृथ्वी सतह पर इतना है, तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। सो W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू G1 अपॉन G2। W1 कितना है, 720 न्यूटन, W2 निकालना है। G1 कितना है, G है, मून सरफेस पे कितना हो जाएगा, G/6, G से G कैंसिल, 6 ऊपर आ गया। ठीक है जी, तो 720 बटा W2 इक्वल्स टू 6:1, तो W2 इक्वल्स टू हो गया 720/6 इक्वल्स टू 120 न्यूटन। ठीक है जी, क्या हो गया, 120 न्यूटन हो गया। 120 न्यूटन भार बचेगा उस ऑब्जेक्ट का एट मून सरफेस, कहाँ पर, चंद्रमा की सतह पर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वेट को थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब देखिएगा, वेट पे आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे वो है